नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी। एचपीएस जैसा कि आप नाम देख रहे हैं दोस्तों, एचपीएस एजुटेक चैनल पर जोधपुर राजस्थान से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, मैंने ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन और हिस्ट्री की क्लासेस शुरू की थी साथियों, जिनमें से विशेष फोकस ज्योग्राफी पर रखा। आपको मैंने पहले राजस्थान ज्योग्राफी का मैप समझाया सबसे पहले दोस्तों, फिर इंडियन ज्योग्राफी जो आप हमारे इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं और आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वाकई में हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और दोस्तों आपको मेहनत पसंद आ रही हो तो दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलें। अगर दोस्तों मेहनत पसंद नहीं आ रही हो तो आप डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे कम से कम इतना तो महसूस होगा, पता चलेगा कि मेरे में कुछ न कुछ कमी है और मेरे को सुधार की ज़रूरत है। और नहीं तो भाइयों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके अपने इस भाई का मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों, आज से इस चैनल पर मैं आपको विश्व का भूगोल शुरुआत करवाने जा रहा हूँ, जो भारत के किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है और दोस्तों विशेषकर फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। आप हमसे जुड़िए और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज्ञान से को बेहतर बनाएं। दोस्तों, एक बात मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि मैं वो इंसान नहीं हूं जो 10-10, 15-15 मिनट के छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपके सामने प्रोवाइड करवा दूं। दोस्तों, अगर आपको मेहनत करनी है तो हमसे इस चैनल से जुड़िए और विस्तृत रूप से आप अध्ययन करें। और नहीं तो दोस्तों आप जा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं इस चैनल पर, क्योंकि मेहनत करने वाला बंदा जो होगा वो दोस्तों समय की कीमत समझता है। और इस चैनल पर आपको फालतू की बकवास नहीं मिलेगी, हर एक लाइन में, एक शब्द में आपको सवाल मिलेगा, आपका कंसेप्ट बाकायदे क्लियर होगा। अगर नहीं हो तो दोस्तों इस चैनल को आप डिसलाइक जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों। आप आज से अपन शुरुआत कर रहे हैं विश्व का भूगोल। देखिएगा, विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल में दोस्तों, विश्व का भूगोल जिसमें अपन बात करेंगे महाद्वीप और महासागरों से अपन दोस्तों शुरुआत करेंगे। यह जो है हमारा चैप्टर महाद्वीप और महासागरों वाला, संपूर्ण विश्व के बारे में एक बार विस्तृत रूप से जानकारी अपन प्राप्त करेंगे। दोस्तों, मैं ऐसा कहूं तो एक राज्य का भी दोस्तों क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, उसके बारे में डीप से डीपली जानकारी अपन प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन वो जानकारी जो हमारे लिए परीक्षाओं में बहुत जरूरी है, वो जानकारी दोस्तों अपन इस विश्व का भूगोल में पढ़ेंगे। और इसमें अपन पढ़ेंगे दोस्तों महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट्स व महासागर, इनका अपन अध्ययन करेंगे। इन दो के बारे में अपन दोस्तों, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, इस चैनल पर खड़ा होकर आप विश्वास रखिएगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको इससे बार सवाल नहीं जाने दूंगा। और फिर जाएगा तो दोस्तों नॉलेज आनंद है, 100 में से 100 में कोई इंसान नहीं दे सकता। चलिएगा, आइएगा अपन बात करेंगे दोस्तों महाद्वीप और महासागर पर। क्या होते हैं महाद्वीप और महासागर, देखते हैं। दोस्तों, हमने पृथ्वी की इंटीरियर स्ट्रक्चर पढ़ी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की वो ऊपरी परत जिस पर हम निवास करते हैं, हम जीते रहते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जो भी आपको मिलता है, ये पर्वत है, पठार है, जिस संरचना पर, जिस परत पर आपको मिल रहा है, वो दोस्तों कहलाती है क्रस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रस्ट, ऊपरी परत जो है, भू परपट्टी जिन्हें अपन कहते हैं, भू परपट्टी या क्रस्ट कहलाती है। और दोस्तों ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में इसको अपन स्थल मंडल के नाम से जानते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं, स्थल मंडल लिथोस्फीयर कहते हैं। सामान्य रूप में दोस्तों इसकी जो औसत मोटाई है वो 33 किलोमीटर होती है। औसत मोटाई दोस्तों इसकी कितनी होती है? 33 किलोमीटर मानी जाती है। लेकिन 100 किलोमीटर तक ये मोटाई वाला दोस्तों भाग होता है, इसको अपन स्थल मंडल कहते हैं। यानी क्रस्ट की मोटाई 100 किलोमीटर मानी जाती है, जिनमें दोस्तों महासागर तो गहरे होते हैं, बेसाल्ट निर्मित होते हैं, इसलिए महासागरों में इनकी मोटाई कम होती है और महाद्वीपों में इनकी मोटाई ज्यादा होती है। अपन महाद्वीप और महासागरों की विशेषताओं से शुरू करेंगे, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से हुई। चलिएगा, तो दोस्तों इस क्रस्ट यानी भू परपट्टी को स्थल मंडल कहते हैं और इस स्थल मंडल पर दो
भूभाग, मुख्य रूप से दो भूभागों में ये स्थल मंडल जो है विभाजित है। स्थल मंडल के दो भूभाग है दोस्तों मुख्य रूप से, जिसमें एक अपन बात करेंगे महाद्वीप और दोस्तों दूसरे हैं महासागर। ध्यान रखें दोस्तों, जियोग्राफिकल लैंग्वेज में ये जो धरातल पर जो भूभाग जो होते हैं, ऊंचे नीचे जो भी दोस्तों होते हैं, इनको उच्चावच कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्चावच कहते हैं। आपसे कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए उच्चावच, जिनको अंग्रेजी में रिलाइफ कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, रिलाइफ कहते हैं। आपको कहीं पर भी लिखा हुआ मिल जाए, लिखावट पर ज्यादा ध्यान न दे साथियों, आवाज पर ज्यादा ध्यान दें। कहीं पर भी आपको लिखा हुआ मिल जाए उच्चावच क्या होता है, तो संपूर्ण धरातल पर उबड़ खाबड़ या ऊंची नीची जो स्थलाकृतियां या धरातल के जो स्वरूप होते हैं, उनको अपन उच्चावच के नाम से जाना जाता है। उच्चावचों की दोस्तों सामान्य रूप में 3 श्रेणियां हैं। विशेष रूप से नोट लिख ले दोस्तों, यह सवाल काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपको हर एक लाइन में सवाल मिल जाएगा। उच्चावचों की 3 श्रेणियां होती है दोस्तों। उच्चावचों की 3 श्रेणियां होती है, ध्यान रखना, 3 श्रेणियां। पहली श्रेणी दोस्तों, प्रथम श्रेणी के उच्चावच जो होते हैं वो 2 होते हैं दोस्तों, जिनको संपूर्ण स्थल मंडल को 2 भागों में बांटा है, महाद्वीप और महासागर। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, महाद्वीप और महासागर ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच माने जाते हैं। कई बार आपको ऐसा लिखी हुई लाइन मिल सकती है, महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच है, कथन कांड में सवाल आ सकता है, या प्रथम श्रेणी के उच्चावच है करके ऑप्शन में चारों में से कोई दे सकता है। महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। दूसरे दोस्तों जो दूसरी श्रेणी है उसमें ध्यान रखना 2 बल लगते हैं दोस्तों। ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर में बात करें तो पृथ्वी के अंदर और ऊपर से वायुमंडलीय दशाओं का बल, जिनमें दोस्तों अंतर्जात बलों से जो पृथ्वी पर स्थलाकृतियां बनती है उसको कहते हैं दूसरी श्रेणी के उच्चावच। थोड़ी सी बैकवर्ड ले जाऊं दोस्तों, तो पृथ्वी के अंदर कौन से बल लगेंगे? भूकंप और ज्वालामुखी। इनसे जो संरचनाएं बनती है वो दोस्तों, जैसे ज्वालामुखी के माध्यम से जो निकलने वाला जो मैग्मा यानी लावा जो होता है, उनसे पर्वत है, पठार है बनते हैं। ऐसी संरचनाओं को दूसरी श्रेणी के उच्चावच कहते हैं। तो दूसरी श्रेणी में उच्चावच आएंगे दोस्तों, पर्वत है, पठार है, मैदान है, झीलें हैं। ऐसे दोस्तों जो क्षेत्र बनते हैं वो कहलाते हैं, ध्यान रखना, दूसरी श्रेणी के उच्चावच। इन दूसरी श्रेणी के उच्चावचों का दोस्तों धरातल पर नया निर्माण होता है, नवीन संरचनाएं बनती है। इसलिए बिल्कुल कंसेप्चुअल समझे दोस्तों, दूसरी श्रेणी के उच्चावच है, धरातल पर भाई पर्वत बना तो नई संरचना बनी, इसलिए दोस्तों इनको रचनात्मक उच्चावच कहते हैं। रचनात्मक उच्चावच कहते हैं, रचनात्मक उच्चावच कहते हैं दोस्तों। दूसरी बात, यह दोस्तों किस बल से बने? अंतर्जात बल से। तो अंतर्जात बल वाले उच्चावच होते हैं, अंतर्जात बलों वाले उच्चावच होते हैं। यह भी थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों हमें पढ़ना है वर्ल्ड ज्योग्राफी, और जो टॉपिक शुरू कर दिया वो बहुत ही विस्तृत रूप में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपका भी समय बर्बाद हो रहा है। मैं ये वादा करता हूं समय बर्बाद नहीं होने दूंगा, आप विश्वास रखिए। अंतर्जात बलों वाले दोस्तों उच्चावच जो होते हैं वो होते हैं पर्वत, पठार, मैदान, झीलें। चलिए अब दोस्तों ये थे दूसरी श्रेणी की। तीसरी श्रेणी की बात करूं दोस्तों तो देखिए, वायुमंडलीय दशाओं से लगने वाला बल वो कौन सा होता है दोस्तों? जैसे पवन वायु जो होती है उसके घर्षण से दोस्तों यह पर्वत का ऊपरी भाग, पठारी संरचना ऊपर से लंबे समय के दौरान जब टूटती है तो दोस्तों इनका विनाश होता है, और यह उड़ करके दोस्तों दूसरे स्थान पर जाकर डिपोजिट हो जाती है, निक्षेपित हो जाती है। इसी प्रकार दोस्तों वर्षा होने से बहने वाला जल जो है सरिताओं के माध्यम से इनका क्या करता है? विनाश करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मैं वापस बोल रहा हूं, तीसरी श्रेणी के जो उच्चावच है, तीसरी श्रेणी के जो उच्चावच होंगे वो कौन से होंगे दोस्तों? जो वायुमंडलीय दशाओं से, बहिर्जात बलों से बनने वाली आकृतियां, जैसे दोस्तों मैदान, ध्यान से सुना, हालांकि पर्वत, पठार, मैदान, जिले में उसमें बता दी दोस्तों, लेकिन मैदान जो है इसमें भी आता है। घाटियों का जो निर्माण होता है दोस्तों, जैसे देखिएगा भ्रंश घाटियां हैं, भ्रंश घाटियां हैं,
भ्रंश घाटियां हैं। मैदानी संरचना दोस्तों अपरदन से जो निक्षेपित मैदान बनते हैं वो इसी में आते हैं। इस प्रकार दोस्तों सामान्य रूप में अपन ये कह सकते हैं बहिर्जात बलों से बनने वाली जो स्थलाकृतियां होती है वो कौन सी श्रेणी में आते हैं, तीसरी श्रेणी में। और दोस्तों ये जो बहिर्जात बल क्या करता है, विनाश करता है। तो विनाश के कारण बनने वाली जो स्थलाकृतियां होती है इसलिए इसे क्या कहते हैं, विनाशी उच्चावच। विनाशी उच्चावच, ध्यान रखें दोस्तों, विनाशी उच्चावच यानी मैदानी स्वरूप दोस्तों इनसे भी होता है। नदियों द्वारा अपरदित करके समतल जगह बना, अपन दोस्तों ऐसे कह सकते हैं जो भी अपरदनात्मक स्थलाकृतियां होती है ना, अपरदनात्मक स्थलाकृतियां वो सभी किस में आएगी, अपरदनात्मक व निक्षेपणात्मक जो स्थलाकृतियां होती है वो दोस्तों किस में आएगी, इस तीसरी श्रेणी के उच्चावचों में आएगी। चलो कोई बात नहीं। अब अपन बात करें थे महाद्वीप और महासागर की। तो महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलिए अब दोस्तों देखो, हमने पृथ्वी के बारे में पढ़ा था, ध्यान रखना, पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी जो है दोस्तों इनके दो मुख्य भाग हुए, स्थल मंडल के महाद्वीप और महासागर। हम पूरी बात करेंगे। याद रखना संपूर्ण पृथ्वी को मध्य से विभाजित करने वाली रेखा है 0 डिग्री, इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, चारों एक ही नाम है। इसका ऊपर वाला स्पेयर जो है दोस्तों गोलार्ध यानी पूरा गोला है और गोले का आधा भाग गोलार्ध होता है। तो ऊपर वाला भाग कहलाया उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाला भाग कहलाया दक्षिणी गोलार्ध। कंसेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अब ध्यान रखना, पृथ्वी के विषुवत रेखा से उत्तरी जो भी भाग होगा दोस्तों, जो भी देश आएगा, जो पर्वत पटा कुछ भी इस तरह कर दिया जो उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा और दक्षिण वाला भाग जो है दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। आप समझ गए होंगे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के बारे में। देखिएगा दोस्तों, इस संपूर्ण पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। दोस्तों अगर अपने को बेस्ट तरीके से पढ़ाई करनी होगी तो समय तो दोस्तों लगेगा, अपन फटफटाट करके जल्दी से जल्दी अपन नहीं निपटा सकते। कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जो कि प्रतिशत मानू तो 100% है। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, स्थल रूप 2 माने हमने महाद्वीप और महासागर। ध्यान रखना दोस्तों, जो स्थलीय भाग है दोस्तों वो कितना है, लगभग 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। ध्यान रखें दोस्तों, इस इतना डीपली कोई नहीं पूछता, अगर पूछता है तो 14,888 या 90 करोड़ के लगभग होता है, 14,890 करोड़ के लगभग। लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्या है दोस्तों, स्थल है। क्या है, स्थल है। यह 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर स्थल का क्षेत्रफल है, जिसका प्रतिशत में बात करूं अपन दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 29.8%, सॉरी 29.2%। याद रखें दोस्तों, 70.8 और 29.2 ध्यान रखना, यह जो है तो 29.2% जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, इस स्थल का क्षेत्रफल हो जाएगा प्रतिशतता में। कंसेप्ट क्लियर दोस्तों। अब देखिएगा जो पीछे बचा 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्या है भाइयों, जलीय भाग है, 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर। और जिनमें प्रतिशत मानूं तो ये आ गया दोस्तों 70.8% जो है वो जल है। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, लगभग संपूर्ण पृथ्वी के 2/3 भाग पर क्या है, जल है। 2/3 भाग पर क्या है, जल है। समझ में आ गया। 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 70.8, 29.2 के लगभग दोस्तों, यानी 15 करोड़ के लगभग स्थल है। अब दोस्तों देखिएगा, यह तो हुआ संपूर्ण पृथ्वी के बारे में। अब आपको पूछ ले, कभी कभी एग्जामिनर का यह सवाल कथन काल में बन जाता है। देखिएगा दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध है ये, इसमें स्थलीय भाग की क्या है, अधिकता है। यानी जमीन जो है दोस्तों वो स्थल भाग यहां पर ज्यादा है, इसलिए इस गोलार्ध को क्या कहते हैं, स्थलीय गोलार्ध। क्या नाम दिया गया, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों जल की अधिकता होने के कारण किस नाम से जाना गया, जलीय गोलार्ध कहते हैं, जलीय गोलार्ध कहते हैं। समझ में आ गई दोस्तों बात आपको। चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं।
यह तो हुआ दोस्तों स्थलीय और जलीय गोलार्ध के बारे में। अब देखिए दोस्तों, हम आगे एक एक विस्तृत रूप से समझेंगे कि महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से हुई। समझिएगा, इस दो स्थल मंडल को दो भागों में बांटा, महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप को दोस्तों, संपूर्ण महाद्वीपों को 7 भागों में बांटा गया। महाद्वीप क्या है? स्थलीय भूखंड है। और दोस्तों महासागर क्या है? जलीय गर्त। समझ में आ गई? यानी जलीय गर्त। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, अपनति और अभिनति हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों, अपनति और अभिनति का सिद्धांत, लेकिन अभी थोड़ा सा समझना, ज्योग्राफिकल शब्द है। अपनति का मतलब होता है ऊंचा उठा हुआ भाग और अभिनति का मतलब होता है नीचा धंसा हुआ भाग। अपनति सामान्य रूप में समझ लीजिए, अपनति का मतलब ऊपर उठा हुआ भाग और अभिनति का मतलब होता है नीचे धंसा हुआ भाग। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि महाद्वीप ऊपर उठे हुए स्थलखंड है, इसका मतलब महाद्वीप किससे बने हुए? अपनति से निर्मित है। और महासागर नीचे गर्त है दोस्तों, तो अभिनति से निर्मित है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलिए हम देखते हैं आगे दोस्तों। संपूर्ण महाद्वीप से भूखंड को 7 नाम से दर्शाया गया, 7 भागों में बांटा गया है दोस्तों। याद रखना, कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आज का आज दोस्तों। ध्यान रखना, कोई भी क्षेत्र जो बड़ा होता है भौगोलिक दृष्टि में 2 भागों से देखा जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बड़ा है। समझ में आ गई दोस्तों? चलिएगा, 7 महाद्वीप है दोस्तों। सबसे पहला है एशिया। एशिया, यह महाद्वीपों वाली बात कर रहा हूं दोस्तों। महाद्वीपीय संरचना को 7 भागों में बांटा है, ध्यान रखना। तो पहला है एशिया, दूसरा है दोस्तों अफ्रीका, तीसरा है दोस्तों उत्तरी अमेरिका। ये मैं दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से लिख रहा हूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सही क्रम लिख रहा हूं साथियों। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा ऊपर लिख रहा हूं क्षेत्रफल। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, आवाज सुन लीजिए दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से सही क्रम एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। चौथा है दोस्तों दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका। नोट करें दोस्तों बात को, अंटार्कटिका। भले ही अंटार्कटिका पर मानव निवास नहीं कर रहा, लेकिन क्षेत्रफल तो में तो 5वां हिस्सा रखता है दोस्तों अंटार्कटिका। और 6वां है दोस्तों यूरोप और 7वां है ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखें भाइयों, ऑस्ट्रेलिया। रिपीट कर रहा हूं वापस, देखो। एशिया नंबर 1, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका 5वां, यूरोप 6वां और ऑस्ट्रेलिया 7वां। कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलिएगा, इनका दोस्तों क्षेत्रफल बहुत डेप्थ प्रतिशत में कोई नहीं पूछता, ज्यादातर दोस्तों आपको पता होना चाहिए। लगभग 30.5% के लगभग क्षेत्रफल एशिया का है, 20% के लगभग क्षेत्रफल है दोस्तों अफ्रीका का, 16.6% के लगभग है दोस्तों उत्तरी अमेरिका का, और लगभग दोस्तों 11.8 या 9% है अमेरिका का। और दोस्तों अंटार्कटिका जो है वो लगभग 9.5% के लगभग है अंटार्कटिका का। और यूरोप का क्षेत्रफल है दोस्तों 6.5% के लगभग, और ऑस्ट्रेलिया का जो है दोस्तों वो 5.3 या 2% के लगभग मिलता है। आप आगे वाले आंकड़ों को जरूर याद रखें, बाई चांस आपको कोई कंसेप्चुअल कथन कार्ड में सवाल आ सकता है। 30.5% एशिया, अफ्रीका 20%, उत्तरी अमेरिका 16.5%, दक्षिणी अमेरिका 11.8 के लगभग, अंटार्कटिका 9.5, यूरोप 6.5, ऑस्ट्रेलिया 5.3। मैं पहले ही आपको बता देता हूं साथियों, अलग अलग विद्वानों की अलग अलग गाइडें और अलग अलग किताबें आपको मार्केट में हजारों की संख्या में मिल जाएगी। और उसमें दोस्तों इन प्रतिशतता वाले पीछे वाले आंकड़ों में आपको कहीं ना कहीं फेरबदल मिल सकता है। इस फेरबदल को देखकर भाइयों आप कमेंट ना करें, क्योंकि आप कोई हवलदार की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप फर्स्ट ग्रेड आरएस की तैयारी कर रहे हैं, विश्व का भूगोल पढ़ने जा रहे हैं। आप इस छोटे छोटे बातों को ध्यान नहीं दें। चलिए आगे बात करें दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो सबसे पहला महाद्वीप तो दोस्तों एशिया ही होगा। सबसे पहला एशिया के बाद में दूसरा दोस्तों अफ्रीका ही है, दूसरा महाद्वीप जो है अफ्रीका ही है साथियों। तीसरा यहां पर चेंज हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ये यूरोप जो है वो तीसरे महाद्वीप में आ जाएगा।
क्षेत्रफल में नहीं, जनसंख्या में बात कर रहा हूं। यूरोप, फिर वही उत्तरी अमेरिका चौथा महाद्वीप हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका साथियों, दक्षिणी अमेरिका, छठवां हो जाएगा साथियों ऑस्ट्रेलिया, और सातवां सबसे एंड में आ जाएगा अंटार्कटिका। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है अंटार्कटिका पर मानव निवास नहीं करता बर्फीला होने के कारण। कंसेप्ट क्लियर हो गया। रिपीट कर रहा हूं, नंबर 1 जनसंख्या में एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अब अपन बात करेंगे महासागरों की, जो कि दूसरा उच्चावच है दोस्तों, प्रथम श्रेणी के स्थल मंडल का। ध्यान रखिएगा, पहले ही क्लियर कर देता हूं, मुख्य रूप से 4 ही महासागर है दोस्तों, लेकिन सामान्यतः 5 महासागर माने जाते हैं, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव जो महासागर है इन तीनों ही महासागरों का समाहित रूप है, सम्मिलित रूप है, इसलिए इसको मुख्य महासागर की संज्ञा नहीं दी जाती। लेकिन आपको पता होना चाहिए महासागरों की संख्या 5 है। कौन कौन सा है दोस्तों? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो है वो है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। अब यहां पर जनसंख्या तो है नहीं दोस्तों, इसलिए क्षेत्रफल में ही बड़ा होगा, तो प्रशांत महासागर। दूसरा है अटलांटिक महासागर, एक एक पर अपन बात करेंगे दोस्तों। अटलांटिक महासागर। तीसरा दोस्तों हिंद महासागर, इंडियन महासागर जिन्हें कहते हैं, एकमात्र महासागर है दोस्तों जिनका भारत पर नाम आया है, हिंद महासागर। ध्यान रखना, किसी देश के नाम पर है, हिंद महासागर हिंदुस्तान के नाम पर। चौथा दोस्तों वही उत्तरी ध्रुव वाला महासागर, 2 नाम है दोस्तों, उत्तरी ध्रुव जिसको अपन आर्कटिक महासागर कहते हैं, आर्कटिक महासागर कहते हैं। और पांचवा मैं बोल रहा हूं मुख्यतः श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन नाम गिना जाता है दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव महासागर जिसको अपन अंटार्कटिक कहते हैं। फिर ऐसा मत कहना कि सर ने बताया ही नहीं, अंटार्कटिक महासागर। कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्यों नहीं गिनते मुख्यतः दोस्तों? क्योंकि उत्तरी ध्रुव महासागर तो दोस्तों यहां पर सबसे ऊपर होता है, लेकिन ये तीनों महासागर जो है इनका सम्मिलित रूप जो है वो दक्षिणी ध्रुव महासागर में मिला हुआ होता है, इसलिए इसको नहीं गिना जाता। यह महासागर और महाद्वीप है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब यह देखेंगे कि ये महासागर और महाद्वीप आए कहां से। चलिए महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई दोस्तों, तो वो आपको पता होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिकल्पनाओं, अलग अलग सिद्धांतों के माध्यम से समझाया। हम एक एक सिद्धांत की यहां पर व्याख्या नहीं करेंगे, लेकिन सामान्य रूप में आपको पता होना चाहिए कि महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई। चलिए तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ परिकल्पनाएं। इसमें वही परिकल्पनाएं होगी जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है। ध्यान रहे साथियों, कुछ परिकल्पनाओं का एग्जाम इधर ऐसे क्रॉस टैली में सवाल पूछ लेता है, इसलिए आपको 4-5 परिकल्पनाओं का नाम याद होना जरूरी है। कौन कौन सी बात करें दोस्तों? तो चलिए सबसे पहले नाम आप याद जरूर रखें कांट की। कांट की जो वायव्य राशि परिकल्पना है दोस्तों, वायव्य राशि परिकल्पना, बात को नोट करें, वायव्य राशि परिकल्पना, पूरा नहीं लिखूंगा साथियों, कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। दूसरी है दोस्तों केल्विन। केल्विन की जो परिकल्पना है उसका नाम है दोस्तों वायवीय कुंडलीकार। क्या नाम है? वायवीय कुंडलीकार निहारिका परिकल्पना। किसकी है? केल्विन की है। ध्यान रखना दोस्तों, केल्विन एक तापमान मापन की इकाई भी है, उसको भी आप ध्यान रखें। 273 से 373 होता है। चलिए केल्विन वायव्य कुंडलीकार निहारिका परिकल्पना। तीसरी दोस्तों याद रखिएगा जेम्स जीन्स की, जेम्स जीन्स की फिलामेंटीय परिकल्पना या ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय परिकल्पना, इसको फिलामेंटीय परिकल्पना भी कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं, एक दूसरा दोस्तों एग्जाम का एक सवाल बन गया था यूपीपीएससी एग्जाम मैंने देखा था, जिसमें लिखा हुआ है कि ब्रह्मांडीय पदार्थों से, ब्रह्मांडीय पदार्थों की असमानता से महाद्वीपों की उत्पत्ति किसने बताई? तो जेम्स जीन्स ने। क्योंकि दोस्तों ग्रहणों पर जेम्स जीन्स ने फिलामेंटीय परिकल्पना दी। फिलामेंटीय दोस्तों जो ज्वारीय जो कण बताए वो दोस्तों ब्रह्मांडीय पदार्थ थे, तो ब्रह्मांडीय पदार्थों से उत्पत्ति जेम्स जीन्स की है, इसको भी ध्यान रखना।
चौथी परिकल्पना दोस्तों लेपवर्त व लव की है, उसको भी आप ध्यान रखें, लेपवर्त व लव याद रखें साथियों। धरातल की संरचना पर वलनात्मक परिकल्पना, धरातल की संरचना पर वलन क्रिया से महाद्वीपों की उत्पत्ति, धरातल की संरचना पर वलनात्मक क्रिया। सवाल ऐसा पूछा जा सकता है, कौन से भूगोलवेता ने धरातल की संरचना पर वलन क्रिया को महाद्वीपों की उत्पत्ति के बारे में बताया? तो लेपवर्त में लव है। ध्यान रखना दोस्तों, पांचवा व्यक्ति है सोलास। क्या नाम है भाइयों? सोलास, नाम रट लेना। सोलास क्या बताया? वायुमंडलीय दबाव की असमानता, वायुमंडलीय दबाव की असमानता रट लेना भाइयों। वायुमंडलीय दबाव की असमानता किसने बताई? सोलास ने बताई। सोलास के अनुसार वायुमंडलीय दबाव की असमानता। एक परिकल्पना दोस्तों और है जिसका अभी बात करते हैं अपन, देखिएगा ऊपर बता रहा हूं 5 हुई है दोस्तों, फिर अपन सिद्धांतों के बारे में भी बात करेंगे, आप निश्चित रहें। छठवीं परिकल्पना जो है दोस्तों वो है चैम्बरलिन या मोल्टन, चैम्बरलिन या मोल्टन। इस दो है या नहीं है दोस्तों? दो व्यक्ति है, चैम्बरलिन में मोल्टन, चैम्बरलिन में मोल्टन, जिन्होंने दी थी दोस्तों ग्रहाणु की परिकल्पना। इस परिकल्पना में दोस्तों सवाल यह पूछा गया एक बार कि कौन सी विद्वान ने बताया कि पृथ्वी अपनी घूर्णन की स्थिति प्राप्त करना चाहती थी, उस परिकल्पना के कारण महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई। तो पृथ्वी की घूर्णन गति या परिभ्रमण गति को प्राप्त करने की अवस्था में महाद्वीपों की उत्पत्ति जो हुई वो बात की थी चैम्बरलिन में मोल्टन ने। इतनी परिकल्पना तो दोस्तों आप जरूर याद रखें। हालांकि एक परिकल्पना और है दोस्तों, लाप्लास की नीहारिका परिकल्पना, वो भी आप जरूर याद रखें। लाप्लास की नीहारिका परिकल्पना अपन ये क्यों पढ़ रहे हैं साथियों? क्योंकि महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में अपने को जानना बहुत ही जरूरी है, इसलिए आप दोस्तों इसका ध्यान जरूर रखें। चलिए एक दोस्तों परिकल्पना मुझे दिमाग से निकल रहा है जिसे टेट्राहेड्रल थ्योरी कहते हैं, चतुष्फलकीय परिकल्पना मेरे दिमाग से भी सो रहा दोस्तों, मैं भी बताऊंगा आपको, बात करूंगा। चतुष्फलकीय परिकल्पना, हाँ सॉरी, लोथियन ग्रीन, आइएगा साथियों, लोथियन ग्रीन ध्यान रखिएगा। लोथियन ग्रीन साहब ने चतुष्फलकीय परिकल्पना दी थी। चतुष्फलकीय परिकल्पना यह सब दोस्तों अपन जो है जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे उनकी एक एक स्ट्रक्चर के बारे में आपसे बातचीत करेंगे, आप निश्चित रहें। अभी केवल अपने को इतना पता होना चाहिए कि महाद्वीपों में पृथ्वी की उत्पत्ति या स्थलबंध की उत्पत्ति या महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति से कौन सी परिकल्पनाएं जुड़ी हुई है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो लोथियन ग्रीन ने चतुष्फलकीय परिकल्पना दी दोस्तों, चतुष्फलकीय परिकल्पना लोथियन ग्रीन। याद रखिएगा दोस्तों, इसको अंग्रेजी में कहते हैं टेट्राहेड्रल थ्योरी। यह सवाल एग्जामिनर का फेमस बन गया। टेट्राहेड्रल थ्योरी किससे संबंधित है? तो लोथियन ग्रीन की है, यह थोड़ा ध्यान रखें आप। लोथियन ग्रीन टेट्राहेड्रल थ्योरी लोथियन ग्रीन की है साथियों। चलिए इतनी परिकल्पनाओं को आप याद रखें, मैं ये मानता हूं कि इससे ज्यादा शायद क्रॉस टैली कितना ही करवा ले बाहर नहीं जाएगा। अब दोस्तों 2-3 सिद्धांत भी है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित। परिकल्पना और सिद्धांत में कुछ फर्क होता है साथियों। क्या? परिकल्पनाओं को अपन जो है सबूत के आधार पर प्रमाणित सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन सिद्धांत को अपन स्वयं विज्ञान की बातें प्रमाणों के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है, इसलिए सिद्धांत कहलाता है। चलिए कुछ सिद्धांत जो है उसके बारे में भी अपन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, महाद्वीपों का प्रवाह की जो थ्योरी है वो मुख्य रूप से इस उत्पत्ति के बारे में बताई जाती है। आप याद रखें, सबसे पहले महाद्वीपों के प्रवाह संबंधी सिद्धांत का जो विचार है वो किसने दिया? 1858 में एंटोनियो स्नाइडर ने। किसने दिया? एंटोनियो स्नाइडर। याद रहेगा, इसका भी नाम आप जरूर याद रखें, एंटोनियो स्नाइडर। क्या किया? सबसे पहले महाद्वीपों की उत्पत्ति में प्रवाह संबंधी विचार जो है 1858 में एंटोनियो स्नाइडर ने दिया था। ठीक, इसके बाद में दोस्तों मुख्य रूप से जो सिद्धांत आए धीरे धीरे, तो सबसे पहले 1905 के लगभग दोस्तों सिद्धांत आया एफ बी टेलर का सिद्धांत आया दोस्तों।
एफ.बी. टेलर का। ध्यान रखना 1905 के लगभग की बात है। एफ.बी. टेलर ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उसमें क्या हम अलग से बात करेंगे दोस्तों इन सब के बारे में, लेकिन थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति। तो साथियों समझिएगा, एफ.बी. टेलर साहब ने 1905 के लगभग ये महाद्वीपों के प्रवाह संबंधी सिद्धांत दिया। क्यों जरूरत पड़ी दोस्तों इनको सिद्धांत देने के लिए? मुख्य नोट बात करें दोस्तों, भूगोल में दोस्तों कुछ कालक्रम हैं जिनको 16 भागों में डिवाइड किया गया। दोस्तों हम बात करेंगे उसके बारे में, एक दिन समझाऊंगा मैं आपको। 16 जिसमें अपन पर्मियन, पर्मो कार्बोनिफेरस, टर्शियरी, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, डिवोनियन, आर्डोविशियन, सिल्यूरियन, कई 16 है दोस्तों, नियासीन, होलोसीन, प्लायोसीन। हम उन सब के बारे में अगर बातचीत करेंगे, यहां पर थोड़ा समझिएगा। टरशियरी युग में दोस्तों, टरशियरी युग में ये जितने भी नवीन वलित पर्वत है, टरशियरी युगी अल्पाइन युग में दोस्तों इनका निर्माण हुआ। तो टरशियरी युग में जो मोड़दार पर्वत हुए उनकी संरचना को समझने के लिए एफ.बी. टेलर साहब ने ये कौन सा सिद्धांत दिया? महाद्वीपों के प्रवाह संबंधी। और उन्होंने भी दोस्तों 2 और महाद्वीपों का प्रवाह बताया। ध्यान रखना, एक तो बताया विषुवत रेखा की ओर यानी उत्तर की ओर, एक साथियों पश्चिम की ओर। समझ में आ गई बात आपको? 1905 के लगभग। अब जो है दूसरा सिद्धांत जो है वो आता है एफ.बी. टेलर साहब का, सॉरी वैगनर साहब का। ध्यान रखना दोस्तों, वैगनर का अल्फ्रेड वैगनर जो है, अल्फ्रेड वैगनर, ध्यान रखिएगा साथियों, लिखावट पर कम ध्यान दें, वॉइस पर ज्यादा ध्यान दें। वो ही सब कुछ है, लिखा हुआ तो मार्केट में हजारों ज्ञान के भंडार पड़े हुए हैं आपको। ध्यान रखना, अल्फ्रेड वैगनर जो है उन्होंने 1912 के लगभग सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत जिसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहते हैं साथियों, याद रहे। इस सिद्धांत में भी इन्होंने बताया कि संपूर्ण जो आज महाद्वीप है दोस्तों वो एक स्थल भाग के रूप में, ध्यान से सुनिए, इसको मैं यहाँ पे आपको अलग से समझूंगा अभी 2 ही मिनट बाद में। इससे पहले एक और सिद्धांत देख लेते हैं, फिर अपन विस्तृत रूप में इस पर चलते हुए आगे महाद्वीपों की श्रृंखला समझेंगे। तीसरा एक दोस्तों सिद्धांत और है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ध्यान, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है यह सिद्धांत आज के समय में सर्वमान्य माना जाता है दोस्तों। ध्यान, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, यह सिद्धांत, इस सिद्धांत की जो आधारशिला है वो दोस्तों सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत से आती है। सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत जो है वो 1960 में हैरी हेस और एक सहयोगकर्ता होते हैं रॉबर्ट डिज, कहीं पर हिज लिखा हुआ मिलता है, रॉबर्ट डिज। ध्यान रखना, कहीं पर हिज भी आपको लिखा हुआ मिल जाता है, छोड़ो इसको। हैरी हेस का नाम आप जरूर याद रखें। इन्होंने सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत दिया और इसी के सिद्धांत को साबूत दोस्तों सिद्ध करने के लिए आगे चलकर 5 विद्वान हुए। कौन से? मॉर्गन, मैकेंजी, पार्कर, ओलिवर और विल्सन। क्या नाम था? विल्सन। 5 नाम आप याद रखें, कोई ना कोई नाम। मॉर्गन, मैकेंजी, पार्कर, ओलिवर और विल्सन, इन 5 ने मिलकर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी थी। दोस्तों स्थलीय भूखंड जो लगभग 100-200 किलोमीटर गहराई तक का जो भाग होता है वो एक प्लेट के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से 7 प्लेटें होती है, लेकिन कहीं पर आपको जैसे सविंदर सिंह भूगोलवेता सर की पुस्तक है उनमें 6 भी लिखी मिलेगी। बाकी अलग अलग छोटी छोटी प्लेटें होती है जिनकी संख्या लगभग 20 बताई गई है। इसके बारे में अपन बात अलग से करेंगे। इस सिद्धांत के द्वारा भी महाद्वीपों की उत्पत्ति के बारे में समझाया गया है। चलिएगा, हम अलग से पढ़ेंगे प्लेट विवर्तनिकी थ्योरी के बारे में बात करेंगे दोस्तों, वो अलग से। लेकिन आइएगा, हम अब लास्ट सिद्धांत जो ये वैगनर साहब के सिद्धांत से अपन महाद्वीपों की उत्पत्ति समझते हैं, अभी आगे बढ़ेंगे महाद्वीपों के बारे में। देखिए दोस्तों, वैगनर साहब ने क्या बताया? वैगनर साहब ने कहा कि संपूर्ण जो आज महाद्वीप है, स्थलीय भाग है, वो एक भूखंड के रूप में दक्षिणी ध्रुव पर क्या था? जुड़ा हुआ था। यहां पर मान लो जुड़ा हुआ था साथियों। समझ में आ गई बात आपको? और इसको, ये संपूर्ण महाद्वीप दोस्तों, आज जो 7 महाद्वीप अपन मानते हैं, यह स्थलीय भूखंड एक भूखंड के रूप में जुड़े हुए थे और उसको दोस्तों नाम दिया वैगनर साहब ने पैंजिया। क्या नाम दिया? पैंजिया। जरूर याद रखें, पैंजिया का मतलब स्थलीय भूखंड। दोस्तों पैंजिया नाम दिया। और इस भूखंड को वैगनर साहब ने दूसरा क्या नाम दिया? सुपर महाद्वीप। यह भी ध्यान रखें, सुपर महाद्वीप कहा।
पेंजिया का अर्थ भी बताया दोस्तों इन्होंने, और पेंजिया का अर्थ बताया संपूर्ण पृथ्वी। क्या बताया? संपूर्ण पृथ्वी। रट लेना साथियों, वापस बोल रहा हूं क्या है। वैगनर साहब ने कहा आज जो अपन महाद्वीपीय स्थल रूपों को देख रहे हैं वो सभी स्थल रूप एक विस्तृत भूखंड के रूप में जुड़े हुए थे, और दोस्तों उनका नाम दिया पेंजिया, जिसका अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी। और पेंजिया को सुपर महाद्वीप कहा क्योंकि एक विस्तृत महाद्वीप था, इनसे छोटे छोटे टुकड़े अलग हुए। कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब दोस्तों यह जो पेंजिया था, इस पेंजिया के चारों ओर एक विशाल जल राशि थी, ध्यान रखना, विशाल जल राशि थी, जिसे नाम दिया गया पेंथालासा। क्या नाम दिया? पेंथालासा। यानी आज जो महासागर है साथियों, यह एक विशाल जल राशि के रूप में पेंजिया के चारों ओर फैले हुए थे। पेंजिया के चारों ओर फैले हुए थे साथियों, सॉरी फैला हुआ था पेंथालासा, और इसे दोस्तों सुपर महासागर की संज्ञा दी। ध्यान रखना, सुपर महासागर, सुपर महासागर कहा वैगनर साहब ने, और अर्थ बताया जल ही जल। क्या बताया? जल ही जल। याद रखना, आप कहीं पर जल ही जीवन है ऐसा मत कर देना, जल ही जल इसका अर्थ बताया। ध्यान रखिए दोस्तों, अब मैं आपसे आगे विस्तृत बात कर रहा हूं। यह दोस्तों पेंजिया था, चारों ओर ध्यान रखना जलीय राशि थी। अब धीरे धीरे कौन से युग में? कार्बोनिफेरस युग में। हम आगे बात करेंगे कि कार्बोनिफेरस युग और कब आता है। कार्बोनिफेरस युग में दोस्तों क्या हुआ? कार्बोनिफेरस युग में इसमें क्या हुआ? पेंजिया में क्या हुआ? विभंजन हुआ। यानी इसमें दोस्तों इसका टूटा हुआ, यानी कहने का मतलब टूटा। ये पेंजिया में विस्फोट हुआ ऐसे कह सकते हैं, यानी टूटा ये आपस में। और दोस्तों ये टूट करके दो दिशाओं में गया। कौन सी दिशाओं में? ध्यान रखना, एक तो विषुवत की तरफ उत्तर दिशा में, और दोस्तों एक पश्चिम की तरफ। कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलिए ये कौन से युग में विभंजन हुआ? कार्बोनिफेरस युग में। दोस्तों ये महाद्वीपीय विस्थापन जो थ्योरी है, ये देने की जरूरत क्यों पड़ी वैगनर साहब को? कभी ऐसा सवाल पूछ ले तो हालांकि हम वैगनर की थ्योरी अलग से पढ़ेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखना, जलवायु संबंधी समस्या का समाधान करने के लिए, जलवायु संबंधी समस्या का समाधान करने के लिए, क्योंकि वैगनर साहब एक जलवायु वेता ही थे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब दोस्तों ये जो पेंजिया जो है आगे चलकर दो भागों में जब विभाजित हुआ, ध्यान रखना ये ऐसा था, और अब ये दो भागों में विभाजित हो गया। तो ध्यान रखना ये जो चारों ओर का पानी था ये कहां पर भर गया? बीच में दोस्तों। और इस स्थिति को इन्होंने क्या नाम दिया? टेथिस सागर। क्या कहा? टेथिस सागर कहा। जैसे अपन पढ़ते हैं ना कि राजस्थान में 4 स्थल रूप, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, और दोस्तों हमारे ये बीच वाला अरावली पर्वत। तो अरावली और यानी अरावली पर्वत और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश तो हो गया गोंडवाना लैंड, और हमारा ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और मैदानी भाग हो गया टेथिस सागर का अवशेष। इसी प्रकार ये हिमालयन क्षेत्र पर जो टेथिस सागर का अवशेष मानते हैं, सब बात करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा वो है क्या चीज। तो इसके बीच में ये जो जलीय राशि भरी, इनको दोस्तों में टेथिस सागर के नाम से जाना गया। ये ऊपर वाला जो भाग दोस्तों टूटा, इसको कहा गया अंगारा लैंड। क्या कहा गया? अंगारा लैंड। दोस्तों इसको भी आप समझिएगा, अंगारा लैंड उत्तरी वाला भाग, और दक्षिणी वाला भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। समझ में आ गई आपको बात? उत्तरी भाग अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। इसको समझना। आगे चलकर ये अंगारा लैंड भी दोस्तों दो भागों में टूटा यहां से, तो ये जो पश्चिमी वाला क्षेत्र था वो लोरेंसिया कहलाया। वो क्या कहलाया? लोरेंसिया कहलाया। इसको भी आप जरूर याद रखिए। चलिए इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इस अंगारा लैंड से और गोंडवाना लैंड से क्या बने? स्थल रूप बने, स्थल रूप बने। और ध्यान रखना जो ये महाद्वीप है ये गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड से ही बने। और टेथिस सागर पेंथालासा जलीय राशि, यानी जैसे दोस्तों आज बात करें प्रशांत महासागर जो विस्तृत महासागर है, तो कभी कभी आपको एग्जाम में सवाल पूछ सकता है ये पेंथालासा का ही अवशिष्ट भाग है। तो बिल्कुल सही है साथियों, क्योंकि जल राशि कहां से आई भाई? प्रशांत महासागर में जो जलीय राशि वो आई कहां से? यही से तो मिली है अपने को। महाद्वीप यहां से बने तो महासागर भी पेंथालासा से ही बना है, और पेंथालासा जो है विस्तृत रूप में अवशिष्ट ही है। चलिए हम बात करेंगे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड से दोस्तों
उत्तरी गोलार्ध वाले महाद्वीप बने। अंगारा लैंड से, ध्यान रखना, यहां से कंसेप्ट समझ लेना, अंगारा लैंड से बने उत्तरी गोलार्ध वाले स्थल रूप। और उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन से महाद्वीप आते हैं? सबसे पहले एशिया, दूसरा दोस्तों हमारा, हालांकि अफ्रीका महाद्वीप दोनों ही भागों में विभाजित है, इसलिए अफ्रीका दोस्तों नहीं आएगा, अफ्रीका गोंडवाना लैंड में आएगा। ध्यान रखना गोंडवाना लैंड, ध्यान रखना गोंडवाना लैंड में अफ्रीका। उत्तरी अंगारा लैंड से निर्मित होने वाले सभी उत्तरी गोलार्ध के होंगे, जिनमें एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका, ये दोस्तों तीन जो है वो किससे बने? अंगारा लैंड से बने। मजे की बात यह है साथियों, समझिएगा, हमारा भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है, फिर भी ये जो प्रायद्वीपीय भारत जो है ये गोंडवाना लैंड की संरचना है, गोंडवाना लैंड से बना हुआ। इसलिए कभी कभी एग्जामिनर सवाल पूछ लेता है लाइन में कि एशिया महाद्वीप में जो संरचना है वो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों के सम्मिलित रूप है। बिल्कुल है साथियों, गोंडवाना लैंड से कौन सी संरचना बनी हुई है? प्रायद्वीपीय भारत, क्योंकि ये अफ्रीका से अलग हुआ क्षेत्र माना जाता है, ये अफ्रीका से अलग होकर खिसका हुआ क्षेत्र माना जाता है, ध्यान रखना, इसलिए गोंडवाना लैंड से निर्मित है। लेकिन मुख्य एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका अंगारा लैंड से निर्मित माने जाते हैं। और दोस्तों गोंडवाना लैंड से वही दक्षिणी गोलार्ध वाले कौन कौन से? दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से अलग हुई संरचना दोस्तों कौन सी? भारत अलग हुआ दोस्तों, दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत, इसीलिए तो वो गोंडवाना लैंड का होगा, क्योंकि अफ्रीका स्वयं क्या है? गोंडवाना लैंड की संरचना है। चलिए, और एक दोस्तों अंटार्कटिका, समझ में आ गई होगी बात आपको। चलिए, इतना जरूर आप याद रखें, उत्तरी गोलार्ध में एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, गोंडवाना लैंड जो है दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध से बना हुआ है दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और अंटार्कटिका। अब साथियों एक बात और समझिएगा, दो महाद्वीप ऐसे हैं जो दो गोलार्धों में फैले हुए हैं, बाकी दोस्तों कोई मुख्यतः नहीं है, नॉर्मल से कोई छोटे मोटे द्वीप आते हैं, बाकी दो महाद्वीप ऐसे हैं जो दो गोलार्धों में विभाजित है। कौन? दोनों में है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। कौन कौन से? अब आप मुझे बताओ कौन से महाद्वीप जो होंगे वो दोनों गोलार्धों में विभाजित होंगे? तो वो महाद्वीप जो विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण दोनों में है। तो एक तो दोस्तों यहां पर देखिएगा, ये ऐसा, यह है दक्षिणी अमेरिका, जहां से दोस्तों ये इक्वेटर लाइन जो है बीचों बीच से गुजरती है, तो ऊपर वाला और दक्षिण वाला ये भाग दो हो गया। तो एक तो है दक्षिणी अमेरिका, एक दोस्तों ऐसा ये जो क्षेत्र है ये अफ्रीका वाला, ध्यान रखना, ये अफ्रीका यहां से भी बीचों बीच से गुजर रही है, तो उत्तरी अफ्रीका एंड दक्षिणी अफ्रीका। समझ में आ गई बात? दो महाद्वीप है दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका, जो दो गोलार्धों में, दोनों ही गोलार्धों में विभाजित है। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आगे बात करेंगे दोस्तों अब महाद्वीपों की, एक एक महाद्वीप की, और उस महाद्वीप के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे कल से एशिया महाद्वीप के बारे में। दोस्तों अगर आपको हमारा पढ़ाया पसंद आ रहा है तो इस भाई का चैनल को सब्सक्राइब करके हेल्प करें और ज्यादा से ज्यादा अपने भाइयों में शेयर करें साथियों। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।